आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को बेस्ड ऑन देयर क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑनसेट टाइम एंड ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ लैब वैल्यूज लाइक एपीटीटी, पीटी, आईएनआर, देन इनके एंटीडोट्स और लास्ट में इनसे रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम नाम लेंगे हिपैरिन और वारफरिन का तो हमें याद आना चाहिए कि दीज आर एंटी कोगुलेंट्स, मींस हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, क्लॉटिंग को नहीं होने देते या फिर स्लो डाउन द क्लॉटिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है हिपैरिन। हिपैरिन जो है हमारे उसकी जो क्लास क्या है, इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर, मींस थ्रोम्बिन एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर, उसे इनहिबिट करता है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट कैसे करता है, जब भी पेशेंट हिपैरिन को लेगा या जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो बॉडी में जाने के बाद हमारा हिपैरिन एक केमिकल सब्सटेंस को एक्टिवेट करता है, और वो कौन सा सब्सटेंस है, प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन 3। और जैसे ये सब्सटेंस एक्टिवेट होता है तो ये इनएक्टिवेट कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। तो समझने के लिए एक एग्जांपल से, जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होगी तो उस इंजरी को या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वहां पे कौन आके एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ताकि वहां पे ब्लीडिंग कम हो जाए या स्टॉप हो जाए। तो इस क्लॉटिंग के लिए हम आगे और समझें तो मान लेते हैं ये है हमारी ब्लड वेसल। अगर विद इन द ब्लड वेसल्स कोई भी इंजरी होगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जिस पाथवे से क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे दैट पाथवे इज इंट्रिंसिक पाथवे। और इसके अपोजिट अगर आउटसाइड द ब्लड वेसल्स कोई इंजरी हुई है, से फॉर एग्जांपल इन टिश्यूज, जिसकी वजह से इस वैस्कुलर सिस्टम में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो वहां पे क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए जो फैक्टर्स आएंगे, जिस पाथवे से आएंगे, दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इंट्रिंसिक पाथवे प्लस एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों कंबाइन होके जाते हैं एक कॉमन पाथवे के थ्रू, और इस 3 पाथवे के थ्रू हमारे बॉडी में क्लॉटिंग होती है। तो हिपैरिन जो पाथवेज को अफेक्ट कर रहा है दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स को। सो इंट्रिंसिक पाथवे में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज होते हैं, जो इनहिबिट हो रहे हैं इसमें, दैट आर 9, 8, 11 एंड 12। और कॉमन पाथवे में जो हमारे इनहिबिट होंगे दैट इज 1, 2, 5, 10। सो हिपैरिन इज एक्टिंग ऑन दीज फैक्टर्स। और लास्ट में एक और क्लॉटिंग फैक्टर जो कि इनहिबिट हो रहा है मोस्टली, दैट इज थ्रोम्बिन। और अगर थ्रोम्बिन इनहिबिट हो जाएगा तो थ्रोम्बिन इनहिबिट होने की वजह से फिब्रिनोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फिब्रिन, और फिब्रिन अगर नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, क्लॉट। नेक्स्ट हम अगर बात करें ऑन द अदर हैंड वारफरिन की, सो वारफरिन इज विटामिन के एंटागोनिस्ट, मींस इट इज एक्टिंग अगेंस्ट विटामिन के, और विटामिन के इन द लिवर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से, 2, 7, 9, 10। तो ये फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। और वारफरिन एक्ट किस पे करता है, हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे प्लस कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे के हम फैक्टर्स देख चुके हैं, 1, 2, 5, 10 एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे के जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज नंबर 7। सो इन फैक्टर्स को इनहिबिट करके और विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करके वारफरिन इज एक्टिंग इन अवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके ऑनसेट टाइम के। तो हिपैरिन बहुत फास्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वेयर एज वारफरिन इज स्लो, और हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट या जो इफेक्ट हम चाहते हैं कि पेशेंट की बॉडी में आए, उसको आने में 3 से 5 डेज तक लग सकते हैं विद दिस
वारफरिन। कितनी दिनों तक या कितने टाइम तक ये रहते हैं ड्रग्स हमारे बॉडी में? सो हेपेरिन स्टेज फॉर सम आवर्स वेयर एज वारफरिन कैन बी स्टे अप टू डेज। नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेपेरिन को हम प्री फिल्ड सिरिंजेस में यूज करते हैं और मोस्टली वी गिव सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस या फिर वी कैन गिव आईवी ड्रिप। हम इसको इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी दे सकते हैं कंटिन्यूअस, जिसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं या इसकी डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। अगर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं पेशेंट को तो हम कहां पे देंगे? फैटी टिश्यूज में, अवे फ्रॉम अम्बिलिकस। अगर पेशेंट में कोई स्कार टिश्यू बना हुआ है तो उसके 1 इंच अवे। इंजेक्शंस को हमें एक ही साइड को बार बार यूज नहीं करना, वी हैव टू रोटेट द साइड्स ताकि स्कार टिश्यू ना बने। और हमें इंजेक्शन देने के बाद मसाज या रब नहीं करना है। वेयर एज वारफरिन को हम कैसे देते हैं पेशेंट को? ओरली ड्रग की फॉर्म में, और पेशेंट को वो ड्रग सेम टाइम हर दिन लेना है। देन अगर वो डोज मिस कर देता है, फॉर एग्जाम्पल उसको पेशेंट को आज सुबह 8 बजे मेडिसिन लेनी थी पर वो भूल गया और उसे उसी दिन याद आ गया है, तो ही कैन टेक द डोज ऑन दैट डे ओनली। बट अगर वो भूल गया है और उसे नेक्स्ट डे याद आ रहा है तो उसको लास्ट जो प्रीवियस डे की डोज थी वो नहीं लेनी है, जो आज की डोज है वही डोज लेनी पड़ेगी एंड ही हैव टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर। सो अब हम बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स की। तो ये हमने अभी पढ़े, बोथ प्रिवेंट न्यू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी ये न्यू क्लॉट को नहीं बनने देते हैं। नेक्स्ट, बट दे डू नॉट ब्रेक और लाइसिस क्लॉट। क्लॉट अगर एक बार बन चुका है तो दीज ड्रग्स आर नॉट यूजफुल, देन उसके लिए हमें थ्रोम्बोलाइटिक्स देने पड़ेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट इज, अगर हम पेशेंट्स को ये ड्रग्स दे रहे हैं तो हमें ऐसा कोई ड्रग नहीं देना है जो ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करे, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स ऑलरेडी ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। कौन कौन से ड्रग्स नहीं देने हैं? NSAIDs, एस्पिरिन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। नेक्स्ट, क्योंकि पेशेंट इज एट रिस्क फॉर ब्लीडिंग बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये इनहिबिट कर रहा है, तो हमें पेशेंट को कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए नहीं जाने देना है। पेशेंट को वी हैव टू गिव सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश टू प्रिवेंट गम ब्लीडिंग एंड वी हैव टू गिव इलेक्ट्रिक रेजर्स टू द पेशेंट। नेक्स्ट, पेशेंट्स को हमें बतानी है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग, कि अगर पेशेंट को ऊजिंग है फ्रॉम द गम्स या फिर पेशेंट को अगर कोई नोज ब्लीडिंग है, देन इफ द यूरिन इज डार्क इन कलर, राइट, रेड और पिंक, स्टूल को ऑब्जर्व करना है कहीं उसमें डार्क टैरी स्टूल्स तो नहीं है, या कभी कभी ब्लड अकल्ट भी हो सकता है उसके अंदर जो हमें दिखेगा नहीं, तो वो हमें पेशेंट को बताना है। या पेशेंट को कोई हेमेटोमेसिस तो नहीं है और दैट वॉमिटिंग इज नॉट कॉफी ब्राउन इन कलर, इंडिकेटिव ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। या पेशेंट को कोई ब्रूसेस, कोई ब्लीडिंग अंडर द स्किन, या फिर कोई भी पिन पॉइंट ब्लीडिंग या हेमरेज, पेटिची तो नहीं है। सो दिस वी हैव टू एजुकेट टू द पेशेंट। हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ लैब वैल्यूज। तो जब भी हम बात करते हैं टू चेक अवर ब्लड क्लॉटिंग टाइम, या कितना इफेक्टिवली या कितना फास्ट हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम 2 टेस्ट यूजुअली करते हैं, एपीटीटी एंड पीटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे हमने लिखा है हेपेरिन, क्योंकि हेपेरिन इनएक्टिवेट्स अवर इंट्रिंसिक पाथवे। सो हेपेरिन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए वी डू एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। It also checks कि how our blood is clotting effectively with the help of intrinsic pathway. If the patient is not taking any drug, then normal APTT is 30 to 40, और अगर patient heparin therapy भी है तो उसका therapeutic level should be 60 to 90 seconds. For example, अगर हमें patient का APTT मिलता है 50 seconds when the patient is on heparin, तो हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इतनी लिमिट तक आ जाए उसका टाइम। और अगर पेशेंट का हमें एपीटीटी मिल रहा है 110 सेकेंड्स, हेपेरिन पे है पेशेंट अगर, तो हमें डोज को कम करना पड़ेगा ताकि टाइम इसके बीच में आ जाए। तो ये यूजुअली कितना है? 1.5 to 2.5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल वैल्यू। पेशेंट अगर कंटिन्यूअस आईवी ड्रिप पे है, इन्फ्यूजन पे है ऑफ हेपेरिन, तो हमें एपीटीटी टाइम एवरी 4 to 6 आवर मेजर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वारफरिन की। सो वारफरिन क्योंकि इनहिबिट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, सो वारफरिन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए वी डू पीटी और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक ऐसा टाइम विच चेक्स कि हमारा ब्लड कितने अच्छे से क्लॉट कर पा रहा है बेस्ड ऑन द एक्सट्रिंसिक पाथवे। पीटी अगर कोई ड्रग नहीं ले रहा है पेशेंट, तो इट नॉर्मल टाइम इज 11 to
12.5 सेकेंड, बट अगर पेशेंट वारफरिन पे है सो इट्स थेराप्यूटिक लेवल शुड बी 1.5 to 2 times मोर देन नॉर्मल वैल्यू। और हम क्या बोल सकते हैं एक लाइन में कि पीटी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका 1.5 to 2 times कैलकुलेट करेंगे तो हमें अराउंड 30 मिलेगा। नेक्स्ट हमने लिखा है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। ये टेस्ट मोर स्पेसिफिक या मोर एक्यूरेट है देन पीटी। वाई? क्योंकि पीटी टाइम कैन बी डिफरेंट ऑन बेस्ड ऑन जो भी हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं या अलग अलग लैब्स के जो भी प्रोसीजर्स हैं उनके बेसिस पे अलग हो सकता है पीटी टाइम। बट INR जो हम कैलकुलेट करते हैं इट इज अ रेशो ऑफ पेशेंट्स पीटी टाइम एंड स्टैंडर्ड पीटी टाइम। सो यहां पे हम एक स्टैंडर्डाइजेशन दे रहे हैं पेशेंट की वैल्यूज में, इसीलिए INR इज मोस्ट रिलायबल। अगर पेशेंट कोई ड्रग नहीं ले रहा तो नॉर्मल INR इज 0.812, 1.2, और पेशेंट अगर वारफरिन ले रहा है सो अगर स्टैंडर्ड वारफरिन थेरापी है देन इट इज 2 to 3, और अगर हाइयर डोज वारफरिन थेरापी है सो 3 के बाद क्या 2 to 3, एंड हाई डोज के लिए 3 से लेके 4.5। याद करना इजी है, 2 to 3 देन 3 कंटिन्यू होके 4.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिलेटेड एंटीडोट की। सो एंटीडोट फॉर हेपारिन इज प्रोटामीन सल्फेट, एंड फॉर वारफरिन, सो वारफरिन के लिए क्योंकि हमने पढ़ा था वारफरिन इज विटामिन के एंटागोनिस्ट, उसका अपोजिट। सो अगर हमें उसका एंटीडोट देना है तो हम क्या दे देंगे? सीधा विटामिन के, दैट इज फाइटोनैडियोन। नेक्स्ट हेपारिन इज यूज्ड एज शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये विद इन एन आवर्स अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, एंड वारफरिन इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज इट टेक्स 3 to 5 days। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है वी विल यूज वारफरिन। प्रेगनेंसी में हेपारिन को वी कैन गिव, बट दिस वारफरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट कॉज वेरियस fetal defects because it can cross placenta. Next, complications of heparin is heparin induced thrombocytopenia. heparin देने की वजह से होने वाला thrombocytopenia और decreased platelets। कैसे होता है? पेशेंट अगर हेपारिन थेरेपी पे है कंटिन्यूअस तो होता क्या है, पेशेंट डेवलप कर लेता है एक एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट हेपारिन कुछ टाइम बाद, और ये एंटीबॉडी विद हेपारिन कंबाइन करते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 से। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और ये तीनों कंबाइन होके हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। और जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी तो क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में? अलग अलग जगह क्लॉट्स और कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं, लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेटलेट्स यूज हो गई क्लॉट्स बनने में, तो हमारी ऑल ओवर बॉडी में देयर इज अ डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने की वजह से हमने बोल दिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेपारिन की वजह से ऐसा देखा गया है कि पेशेंट कैन डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज हेपारिन डैमेज ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इन लॉन्ग टर्म। देन वारफरिन के केस में हमें पेशेंट को बोलना है टू अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर विटामिन के रिच, और क्योंकि वारफरिन तो विटामिन के एंटागोनिस्ट है, सो हम पेशेंट को अगर विटामिन के नहीं दे सकते वरना उसका इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा। सो वी विल टेल पेशेंट टू अवॉइड स्पिनिच एंड ब्रोकोली एंड अवॉइड अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल कैन इंटरफेयर विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफरिन। लास्ट हम देख लेते हैं इनके कुछ कॉमन यूजेस। तो सबसे पहले हमने लिखा है बोथ ऑफ दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट एनी क्लॉट, थ्रोम्बस और एम्बोलाई फॉर्मेशन। नेक्स्ट, थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करते हैं, लाइक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो इसलिए हम दे सकते हैं, या फिर अगर किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन, AF, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, MI, या कोई भी हार्ट वॉल्व में डैमेज है तो उसकी वजह से आगे जाके एम्बोलाई या थ्रोम्बस या क्लॉट ना बने, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑल्सो वी कैन गिव हेपारिन एंड वारफरिन थेरापी. So this is all about heparin and warfarin. Hope you all understood well.